नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के हिंदी के इस कोर्स में। जैसा कि हम अभी तक डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे इस सप्ताह, और हमने अभी तक कवर किया है डिज़ाइन क्या है। हमने ये भी डिस्कस किया क्या डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। हमने डिज़ाइन और डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे, यूज़र एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ें, उसको हमने परिभाषित भी किया था। हमने जो हेनरी ड्रेफस हैं, जिनके द्वारा दी गई डिज़ाइन की परिभाषा को हमने विस्तार में चर्चा किया था। कैसे डिज़ाइन रीडन इन, सेट अपॉन, लुक्ड एट, एक्टिवेटेड और बाकी चीज़ों पे हमने परिभाषा और केस स्टडी के माध्यम से डिस्कस किया था। हमने ये भी डिस्कस किया था कब एक डिज़ाइनर सक्सेसफुल होता है और कब वह फेल होता है। जब वह उपयोगकर्ता के लिए बनाए गए उत्पाद या सेवाएं जो भी वो बना रहा है, अगर वो अपने सारे काम को सुविधापूर्वक, एन्जॉयमेंट के साथ, जो भी उसको कार्य करना अच्छे तरीके से, कुशलतापूर्वक, प्रभावशाली तरीके से कंप्लीट करता है, तो हम कहते हैं कि डिज़ाइनर ने अपना काम अच्छे से किया है। यह केवल सुंदरता के बारे में नहीं है, यह केवल फंक्शनैलिटी के बारे में नहीं है, यह उसके बियॉन्ड है, उसके आगे भी है। कैसे वह एक अपने उपयोगकर्ता को खुश करता है इस उत्पाद या सेवा के प्रयोग के बाद। हमने ये भी डिस्कस किया आपको क्या डिज़ाइन करना है। उसके लिए ये जानना ज़रूरत है कि आपका उपयोगकर्ता की ज़रूरतें क्या हैं। उस ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आप अपने उत्पाद और सेवा का डिज़ाइन करेंगे, जो कि जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया उसको कुशलतापूर्वक बड़े अच्छे से एन्जॉयमेंट के साथ कर पाए। हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन के बारे में भी चर्चा की थी, हमने उसकी परिभाषा दी थी और हमने ये भी बताया था कैसे इंटरेक्शन डिज़ाइन एससीआई में एक अहम रोल करता है। आगे हम इन बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिविटी, समायोजिता, एक्सेसिबिलिटी, सुलभता और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, और आगे हम इन चीज़ों के ऊपर ट्यूटोरियल, पैनल डिस्कशन, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और असाइनमेंट्स देंगे। चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस इन इंटरेक्शन डिज़ाइन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, उपयोगकर्ता के अनुभव को हम इंटरेक्शन डिज़ाइन में कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्हेंस करते हैं, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। इसके लिए हमें इस बातों का ध्यान देना पड़ेगा कैसे डिज़ायरेबल है ये, कैसे एक्सेसिबल है, वैल्यूएबल है, यूज़फुल है, यूजेबल, फाइंडेबल एंड क्रेडिबल है। तो इस वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में एक गहन अध्ययन कर सकते हैं, जहाँ पे interactiondesign.org पे एक डिटेल्ड चर्चा की गई है। इंटरेक्शन डिज़ाइन यूज़र एक्सपीरियंस फोकसेस ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली functional but also intuitive and delightful, ensuring that they meet the user's needs and expectation। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था, हमें अपने उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतों और उनकी आशाओं के अनुरूप ऐसे सिस्टम का डिज़ाइन, ऐसे सेवा का डिज़ाइन करना है जो कि केवल फंक्शनल ना हो, केवल दिखने में अच्छे ना हो, बल्कि वो सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उनको उपयोग के दौरान खुशी खुशी वो उस कार्य को कर पाएँ। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द यूज़र बिहेवियर, क्योंकि हमें जो भी उपयोग करता है उनके बिहेवियर को, उनके मोटिवेशन को समझने की ज़रूरत है, कैसे वो किसी कार्य को करते हैं, जिससे कि जब भी हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में तकनीकी के माध्यम से उसको सॉल्व करें, उन चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाए। इंटरेक्शन डिज़ाइन के माध्यम से हम इन इंटरेक्शन को, इन चीज़ों को ऐसे बनाते हैं कि ये काफ़ी सरलतापूर्वक और इसका एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंस उपयोगकर्ता को प्राप्त हो।
There are several terms used to highlight specific aspect what is being designed. जब भी हम डिज़ाइन की बात सुनते हैं तो हम अनेकों तरीके के डिज़ाइन के बारे में सुनते हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के बारे में करते हैं, जैसा कि हमने बताया उपयोगकर्ता अंतरफलक, जहाँ पे संपर्क बिंदु भी आप जिसे बोल सकते हैं, जहाँ पे उपयोगकर्ता आपके बनाए गए उत्पाद या सेवाओं से इंटरैक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, संवाद करता है। तो उसके लिए कैसे उसको एक सुगम बनाया जाए जो कि काफ़ी सहज हो, देखने में ही समझ में आए कि यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है, बिना कुछ अपने व्यक्तित्व को चेंज किए, बिना अपने जिस नेचुरल तरीके से आप बातचीत करते हैं, कार्य करते हैं, बिना उसको चेंज किए कैसे बहुत ही आसानीपूर्वक, बहुत ही सरलता के साथ आप इंटरैक्शन कर पाएँ। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में हमने ये भी सुना है कि जब भी आप ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर आपके लिए कंप्यूटर प्रोग्राम, ढेर सारे कंप्यूटर प्रोग्राम आपको लिखने होते हैं जो कि आपस में बातचीत करके, आपस में इंटरैक्ट करके ओवरऑल कार्य को कंप्लीट करते हैं। यूज़र सेंटर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन एंड एक्सपीरियंस डिज़ाइन, ये भी अलग अलग घटक हैं जो कि हम इंटरेक्शन डिज़ाइन और नॉर्मल डिज़ाइन में जब बात करते हैं तो इसके बारे में देखते हैं। तो जब भी आप किसी उत्पाद या सेवा का उत्पादन करते हैं, उसको बनाते हैं, तो आप इन सारे डिज़ाइन को किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरीके से आप उनके साथ कार्य करते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो गया आपको अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स के साथ काम करना पड़ेगा। इंटरेक्शन डिज़ाइन सर्व एज एन अम्ब्रेला टर्म दैट इनकम्पासेस ऑल दिस एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेक्शन डिज़ाइन के अंदर ये सारे तरीके के डिज़ाइन का आप उपयोग करेंगे अलग अलग कार्यों को करने के लिए, जिससे इन सारी चीज़ों को मिला के आप अपने उपयोगकर्ता को, यूज़र को एक सुगम और बहुत ही आसान सेवा दे सकें या उत्पाद बना सकें जो कि उसके कार्य को कर सकें। So it is a core concept of for all discipline fields and method focus on research and design of computer based system intended for people। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे कार्य कंप्यूटर या एक तरह से अलग उपकरण जो टेक्निकल उपकरण हैं उनका बनाना है, जो कि इन सारे डिज़ाइन आस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए ओवरऑल उपयोगकर्ता के लिए हम कार्य करेंगे। इंटरेक्शन डिज़ाइन को अगर हम देखें तो इसमें ढेर सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इनमें एर्गोनॉमिक्स हो गया, इनमें साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइंस हो गया, इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, और अनेकों ढेर तरीके के एकेडमिक डिसिप्लिन्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। कई तरीके के डिज़ाइन प्रैक्टिसेस भी हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि इसमें ग्राफिक डिज़ाइनर कंट्रीब्यूट करता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, आर्टिस्टिक डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड फिल्म इंडस्ट्री। अलग अलग एक तरह से एकेडमिक और डिज़ाइन प्रैक्टिसेस हैं जो कि इस इंटरेक्शन डिज़ाइन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और अगर हम अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स की बात करें जो इंटरेक्शन डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन फैक्टर्स हो गया, कॉग्निटिव इंजीनियरिंग हो गया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो गया, कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डिसिप्लिन इंटरेक्शन डिज़ाइन से रिलेटेड हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं और करते हैं। तो देयर मल्टी डिसिप्लिन टीम्स आर रिक्वायर्ड। बहुआयामी एक तरह से कह सकते हैं कि टीम की ज़रूरत होती है जिनकी अलग अलग क्षेत्रों में स्पेशलिटी होती है और वो इसको करते हैं। कुछ वेब डिज़ाइनिंग में आपकी हेल्प करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस डिज़ाइन में हेल्प करते हैं, कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन में हेल्प करते हैं, कैसे इसको मानव केंद्रित बनाया जाए, यूज़र सेंटर डिज़ाइन उसमें हेल्प करते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ओवरऑल सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होगा, कैसे उसको अपडेट होगा, कैसे इसका मूल्यांकन होगा, इसके बारे में बात होती है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन जो कि हमारे डायरेक्ट संपर्क बिंदु होते हैं उपकरण या जो सेवा आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे और उपयोगकर्ता के बीच में। तो यहाँ पे ढेर सारी कंपनीज़ हैं, ढेर सारे लोग हैं
जो इसमें इन्वॉल्व हैं। जैसा कि मैंने बताया, मेनी पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन्वॉल्व, डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड द वेज ऑफ सीइंग एंड टॉकिंग अबाउट थिंग्स। तो यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में, अलग अलग तरीक़ों के बारे में, सेम चीज़ अलग अलग तरीक़ों से भी देखना। जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे केवल फंक्शनैलिटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम उसको इंजॉयबल बनाने की भी बात हो रही है, यहाँ पे हम उसको नैतिक बनाने की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम गोपनीयता की भी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैसे उसको सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से यूज़ करने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें की हम बात कर रहे हैं। तो बेनिफिट इसका ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया, विचार आते हैं और डिज़ाइन आते हैं इन सभी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ काम करने के लिए, क्योंकि जो आपका उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विसेज हैं, सेवा है, वो अलग अलग तरीके के उपयोगकर्ताओं के साथ यूज़ होंगी। इसलिए इस मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की मदद लेना बहुत ही ज़रूरी है। एट द सेम टाइम इसकी दिक्कत ये कह सकते हैं कि अब डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड द डिज़ाइन बीइंग क्रिएट कह सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों को इन्वॉल्व करना, इतने लोगों को एक पेज पे लाना बड़ा मुश्किल कार्य है। ढेर सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो इस तरह का काम करती हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनीज़ नेल्सन नॉर्मन ग्रुप, टाटा एलेक्सी इंडिया की वन ऑफ द कंपनी है जो कि इस तरह का काम करती है, कूपर डिज़ाइन है, लॉलीपॉप डिज़ाइन है, आईडियो है और पेंटाग्राम एंड सो ऑन। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के सर्विसेज कंसल्टेंसी करती हैं और अलग अलग कंपनियों की मदद करती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी उत्पाद और सर्विसेज आप यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग डिसिप्लिन के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी ज़रूरतें पड़ सकती हैं, वो आपको मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें एक रनिंग ऐप बनाने की, तो आपको क्या लगता है किस तरह के लोगों को हमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है? जैसे अगर आप रनिंग ऐप की बात करें तो ढेर सारे रनिंग ऐप्स हमारे ज्ञान में हैं, हमारे संज्ञान में हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एसिक्स का रनिंग ऐप है, ये एनआरसी का है, आई थिंक ये पूमा का है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुतेरे, ये अंडर आर्मर का है एंड सो ऑन। ढेर सारे ऐसे बहुतेरे रनिंग ऐप्स हैं जो कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इस तरह का कोई रनिंग ऐप बनाना है तो आप किस तरह के लोगों को अपने डिज़ाइन में, अपने डेवलपमेंट में, अपने ओवरऑल प्रोडक्ट डिज़ाइन में इन्वॉल्व करेंगे? तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसा हम बता रहे हैं, द डिज़ाइन टीम इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली एक्सटेंसिव, comprising various types of designer. The makeup of team depends on the specific interactive product being built. जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे, इमेजिन यू आर अ ब्रेन बिहाइंड अ न्यू रनिंग ऐप, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि तो लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइनर एंड स्पेशलिस्ट यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन योर टीम। आप किस तरह के लोग डिज़ाइनर और स्पेशलिस्ट को करेंगे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी रनिंग ऐप है तो पहले तो आपको यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर चाहिए, आपको शायद सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर भी चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। आपको एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए होगा। तो कुछ तरह से ये सारे डिज़ाइनर जो हमने बोले थे वो तो आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे, ये तो रहेंगे ही। इसके अलावा आप किसको और इन्वॉल्व कर सकते हैं? क्या इस बारे में सोच सकते हैं? तो अगर हम देखें तो इसमें अलग तरीके के, अलग ढेरों प्रकार के डिज़ाइनर्स और स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम बात करें यूज़र एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन डिज़ाइन, तो उस केस में हमें यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर चाहिए होगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होगा ओवरऑल यूज़र जर्नी, कैसे कोई भी यूज़र, उपयोगकर्ता अपने अलग अलग स्टेजेस से आगे बढ़ेगा, उसकी जर्नी कैसे उसको स्टार्ट करेगा, कहाँ पे ख़त्म करेगा, कैसे एक ओवर द लॉन्ग टाइम यूज़ करेगा, उसकी यूज़बिलिटी टेस्टिंग, उसकी उपयोगिता कैसी है, उसका मूल्यांकन करना, क्रिएटिंग अ सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस, जो यूएक्स डिज़ाइनर इन सारी चीज़ों पे फोकस करेगा। आपके पास इंटरेक्शन डिज़ाइनर होगा जो कि मेनली जितने भी इंटरेक्शन हो रही हैं आपके उपयोगकर्ता द्वारा आपके मोबाइल ऐप से, उस पर फोकस करेगा। जैसे जेस्चर के द्वारा, ट्रांजिशन के द्वारा, इंटरफेस एलिमेंट के द्वारा, उन सब चीज़ों पे उसका ध्यान रहेगा। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट, चूँकि यहाँ पे ढेर सारी इंफॉर्मेशन
फ्लो हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो उसको आप यूज़ करके कैसे आप उसको बेहतर तरीके से यूज़ करके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे आज मैंने कितना दौड़ा, कहाँ से कहाँ दौड़ा, कितनी कैलोरीज़ मैंने आज खर्च की, मुझे क्या और करना चाहिए, कितना एलिवेशन पे, कहाँ पे, किस तरह के रोड पे प्रॉब्ली मैं स्लो रहा, मैंने रनिंग तो काफ़ी तेज़ स्टार्ट की बट ओवर द टाइम स्लो हो गया, एवरेज क्या रहा। एक तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके यूज़र के बारे में है। आपने अपने कोई लक्ष्य रखा है कि इस सप्ताह मुझे इतने किलोमीटर दौड़ने हैं, तो क्या आप कहाँ तक पहुँचे, तो अगेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। जैसे आप उसको कैसे हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे हायरार्की में यूज़ कर रहे हैं, नेविगेशन टू इनहेंस फाइंडेबिलिटी एंड ईजिबिलिटी ऑफ यूज़। अगर उन इन्फॉर्मेशन को हमें ढूंढना है तो कैसे हम बहुत आसानी से उन इन्फॉर्मेशन को अपने मोबाइल ऐप के थ्रू देख सकते हैं। सर्विस डिज़ाइनर डिज़ाइन द एंड टू एंड यूज़र एक्सपीरियंस कंसिडरिंग ऑल यूज़र टच पॉइंट एंड होलिस्टिक यूज़र व्यू। एक तरह से ओवरऑल सेवा की हम बात कर रहे हैं, कैसे ओवरऑल होलिस्टिक सेवा जो कि उपयोगकर्ता करेगा पूरे ऐप को यूज़ करने के दौरान, उसको हम कैसे और भी अच्छा बना सकते हैं। बिहेवियरल डिज़ाइन फोकसेस ऑन इन्फ्लुएंसिंग यूज़र हैबिट बिहेवियर थ्रू द ऐप डिज़ाइन एंड फीचर। जैसा कि मैंने बोला, हर मनुष्य अलग होता है, हर मानव अलग होता है, हर मानव की कह सकते हैं कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से उसका बिहेवियर अलग होता है। उसके हिसाब से कैसे हम अलग अलग बिहेवियर के लोग को हम एक तरह से सोच सकते हैं, इस तरह के लोग होंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे, और उसके दौरान कैसे हमारा ऐप वर्क करेगा। दूसरे तरह के डिज़ाइनर की अगर हम बात करें तो यूज़र इंटरफेस और विजुअल डिज़ाइन, जहाँ पे मेनली अपीयरेंस और देखने की बात होती है, तो यूआई डिज़ाइनर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिज़ाइन द विजुअल लेआउट, जो कि एक तरह से कैसा आपका ऐप इंटरफेस दिखेगा, पेज दिखेगा, स्क्रीन दिखेगा, इंटरफेस एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे इंटरफेस के, वो कैसे होंगे, कौन सी कलर स्कीम आपको यूज़ करनी चाहिए, टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, फ़ॉन्ट क्या होना, साइज़ क्या होना चाहिए, एस्थेटिक्स कंपोनेंट किससे हम उसको और विजुअली अच्छा बना सकते हैं। विजुअल डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर डेवलप विजुअल एसेट्स, इलस्ट्रेशन, आइकन्स, ब्रांडिंग एलिमेंट, इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं विजुअल डिज़ाइनर ग्राफिक डिज़ाइनर में आपकी मदद करता है। मोशन डिज़ाइनर, क्योंकि हर चीज़ें स्टैटिक नहीं होती हैं, कभी आपको एनिमेशन और बाकी चीज़ें भी यूज़ होंगी, तो क्रिएटिंग एनिमेशन एंड ट्रांजिशन फॉर यूआई एलिमेंट, गाइडिंग यूज़र इंटरेक्शन एंड इन्हेंसिंग विजुअल अपील, तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। जैसे रनिंग के केस में आपने क्लिक किया कि मैं कैसे दौड़ा, तो एक तरह से वो एनिमेशन दिखा के देगा, इस तरह के रास्ते पे आपने इस तरह से अपने अपने रनिंग की और आपने इसको कंप्लीट किया, एम अचीव किया एंड सो ऑन। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, रनिंग ट्रेनिंग के लिए ज़रूरत है, तो इस तरह से ये एनिमेशन के माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग दे सकता है। ऑगमेंटेड रियलिटी या डिज़ाइनर, अगर आपका रनिंग ऐप में एआर की ज़रूरत है, जो कि हो सकता है, तो डिज़ाइनिंग एआर एलिमेंट, क्रिएटिंग इंटरेक्टिव ओवरलेज और फीचर फॉर द ऐप, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप जो रनिंग की है, अब ओवरऑल मैप पे आप कैसे दिखेगा, कैसे दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ पे क्या अच्छा था, कहाँ पे आप रुके, वगैरह वगैरह। डेटा विजुलाइजेशन डिज़ाइनर विजुलाइज कॉम्प्लेक्स डेटा लाइक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स यूजिंग ग्राफ, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, तो ये सारी चीज़ें जो डेटा विजुलाइजेशन डिज़ाइनर है वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग ग्राफ के माध्यम से, अलग अलग चार्ट के माध्यम से आपको बड़े अच्छे से विजुलाइज करके दिखाएगा। उसके बाद हमें एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव डिज़ाइनर को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी डिज़ाइनर, जो कि जिसका मेन उद्देश्य होगा डिज़ाइनिंग फॉर द यूज़र विद डिसेबिलिटीज़, इंश्योरिंग कैपेबिलिटी विद द स्क्रीन रीडर, वॉइस कमांड एंड अदर्स। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि कैसे हम इसको और सुगम बना सकते हैं, कैसे सुगमता के साथ बेसिकली कोई भी उपयोगकर्ता इसको यूज़ कर सकता है। उसके डिसेबिलिटीज़ या उसके किसी लिमिटेशन की वजह से हम ऐसा तो नहीं कि उसको जितनी भी उपयोगिता है ऐप की हम उसको बार कर रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है स्क्रीन रीडर, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड अंधा व्यक्ति है, अगर उसको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को पढ़ना है तो स्क्रीन रीडर के थ्रू वो उसको सुन सकता है कि इस वेबसाइट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन है। वॉइस कमांड के थ्रू उससे बात कर सकता है, अपने कमांड को दे सकता है। तो एक तरह से आप इस तरह के जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी के माध्यम से इस तरह के डिज़ाइनर आपको बनाने की मदद करते हैं। वॉइस इंटरफेस डिज़ाइन स्पेशलाइज इन वॉइस इंटरेक्शन, तो एक तरह से जितने भी संवाद बेस्ड, आवाज़ बेस्ड इंटरेक्शन होते हैं उसको हम कैसे और अच्छा
कमांड और डायलॉग के थ्रू, हैंड्स फ्री नेविगेशन के थ्रू कर सकते हैं। ये वॉइस इंटरफेस डिज़ाइनर आपकी मदद करता है। लोकलाइजेशन डिज़ाइनर अडैप्ट द एप्स कंटेंट फॉर वेरियस लैंग्वेजेस, सो रीजन, कल्चर, इस तरह से इंक्लूसिव ऑफ डाइवर्स ऑडियंस, तो ये आपको इसमें मदद करता है। एथिकल डिज़ाइनर इंश्योर डिज़ाइन डिसीजन रिस्पेक्ट्स यूज़र प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता, डेटा एथिक्स एंड इंक्लूसिविटी। तो कैसे हम एक तरह से एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूसिविटी की बात करते हैं। एक मुख्य अंतर आप देख सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी इंक्लूसिव समहाउ रिलेटेड है, बट एक्सेसिबिलिटी में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, हम किसी को उनके लिमिटेशन, डिसेबिलिटी और इन सब की वजह से उनको अपने ऐप को सुगमता से यूज़ करने दें। एक्सेसिबिलिटी इसको इनेबल करता है। इंक्लूसिविटी के केस में उनके जेंडर की वजह से, उनके कल्चर की वजह से, उनकी भाषा की वजह से अगर हम उनको इंक्लूड नहीं करते हैं तो इट्स मोर हाउ टू मेक इट मोर समायोजित, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समायोजित कर सकते हैं, दैट इज़ मोर अबाउट इंक्लूसिविटी। एक्सेसिबिलिटी इज़ मोर अबाउट कैसे कि हम इसकी उपयोगिता सबको यूज़ करने दे सकते हैं, इसका लाभ लेने दे सकते हैं, डिस्पाइट कि उनको कोई दिक्कत हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, डिसेबिलिटीज़ एंड सो ऑन। सिमिलरली स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन आप हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कंटेंट डिज़ाइनर फॉर यूएक्स राइटर क्राफ्ट एप्स टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंट्रैक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देना है, एरर मैसेज, इंगेजिंग, तो एक तरह से आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत। ब्रांड डिज़ाइनर फोकस ऑन विजुअल आइडेंटिटी एंड द ब्रांडिंग इंक्लूडिंग लोगो, स्टाइल डिज़ाइन एंड मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया डिज़ाइनर, आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया पे भी अपने आप को प्रेजेंट रखता है, अपने आप वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ करता है। तो डिज़ाइन कंटेंट एंड विजुअल फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेटिंग ऐप कंटेंट विद सोशल मीडिया शेयरिंग फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखिए आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ा, वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग उसको लाइक करते हैं, तो आप और मोटिवेट होते हैं, आप अगले दिन और उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। लोगों के फीडबैक, लोगों के इनकरेजमेंट से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। सिमिलरली आपको प्रोडक्ट और फिजिकल डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, उस केस में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? क्योंकि प्रोटोटाइप बनाना, एक नमूना बनाना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको लार्ज लेवल पे स्केलेबल बनाना चाहते हैं, बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसको रॉबस्ट होना पड़ेगा। उस केस में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर उसको और ऑप्टिमाइज़ करके बेहतर तरीके से आगे ले जाता है। तो डिज़ाइन एनी एसोसिएटेड फिजिकल हार्डवेयर लाइक वेरिएबल सेंसर फोकसिंग ऑन एर्गोनॉमिक्स एंड एस्थेटिक्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके से प्रोडक्ट और फिजिकल डिज़ाइन में इसकी मदद होती है। आज के टाइम पे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको गेमिफाई करके दें जिससे कि यूज़र इंगेजमेंट और ज़्यादा हो, तब आप अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको रिटेन कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो बाकी लोगों को भी इनकरेज करे आपके प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। तो गेम डिज़ाइनर फॉर गेमिफिकेशन फीचर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेमिफाइड एलिमेंट्स लाइक चैलेंज बनाते हैं, लीडर बोर्ड बनाते हैं। जैसे लक्ष्य की बात मैं कर रहा था कि हर दिन आपका 5 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य है, या हर महीने आपका 50 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य है, जो भी आपका लक्ष्य है, आप कितना पा रहे हैं। अगर आप उस लक्ष्य को पूरा करते हैं तो कैसे आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है, अगर लक्ष्य नहीं पूरा कर पाते तो आपको गाली नहीं पड़नी चाहिए, आपको बेसिकली इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए, चलो इस बार कर लेना और कर लेना, इस तरह से मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। हेल्थ एंड वेलनेस डिज़ाइनर, क्योंकि जब भी हम रनिंग और स्पोर्ट्स और इन सब की बात करते हैं, ऐसा तो मोटिवेट होके नहीं होना चाहिए कि आज मैंने देखा कि मेरे बगल वाला पड़ोसी आज 5 किलोमीटर दौड़ के आया, तो उसको दिखाने के लिए देखो तुम 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, मैं आज 10 किलोमीटर दौड़ के आऊँगा। उससे क्या होगा? प्रॉपर कंसल्टेशन से, विदाउट, चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, न्यूट्रिशन हो, आप बेहोश होकर गिर जाओगे। भगवान भला करे, आप अच्छा रहें, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप सारी चीज़ें प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए करें। तो इसलिए डाइटिशियन, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स डॉक्टर, मेडिकल कंसल्टेंट, इनका भी राय लेना, इनकी कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपके पास कोई पहले से कोई हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, अदरवाइज़
आप जोश में आके दौड़ तो लिए बट फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एंड टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन, तो फ्रंट एंड आपको डेवलपर की ज़रूरत पड़ेगी। एडिशनल रोल AR डिज़ाइनर, एथिकल डिज़ाइनर, इस तरह के ढेर सारे बहुतेरे लोगों को, बहुआयामी लोगों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बोला कि दिस अलाउज द टीम टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूज़र जर्नी, डिज़ाइन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी। इस तरह से आप एक हाई क्वालिटी, उच्च स्तरीय, यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन, मानव केंद्रित एक रनिंग ऐप बना सकते हैं जो इन सारे एस्पेक्ट को कंसिडर करें। क्योंकि आप ये भी देख सकते हैं कि आप, ऐसा तो है नहीं कि आप रनिंग ऐप बना रहे हैं तो केवल वो सीधे मैराथन रन करने वाले हों, या ऐसा तो नहीं वो सीधे ओलंपिक रन करने वाले हों या किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेने हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट ज़्यादातर ऐसे लोग होंगे जो कि नॉर्मल लोग हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक रनिंग और बाकी प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं। उसमें साइकिलिंग, अब ऐसा तो है नहीं कि आप रनिंग ऐप बना रहे हैं तो साइकिलिंग के लिए आपको अलाउ ना करें, तो प्रॉब्ली इट्स द सेम थिंग। प्रॉब्ली वहाँ पे कुछ आप चेंज करके उसको साइकिलिंग के लिए भी अलाउ कर दें, बाइक के लिए भी अलाउ कर दें। तो वो आप चीज़ें देख सकते हैं कैसे आप रनिंग ऐप को इवन और ब्रॉड बना सकते हैं। तो ये रनिंग ऐप के बारे में हमने एक अच्छा डिस्कशन किया, और मैं आशा करता हूँ कि आप, अगर आपके लिए कोई और ऐसा कोई ऐप बनाना हो तो किस तरह के लोग इन्वॉल्व होंगे, कैसे उनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की वो राय दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि आप करेंगे। जैसे इस एग्जांपल के केस में देख सकते हैं, लिस्ट डिज़ाइनर एंड स्पेशलिस्ट फॉर एल्डरली केयर एंड सपोर्ट ऐप। तो पर्पज़ यहाँ पे है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एल्डरली इंडिविजुअल्स एंड देयर केयर गिवर्स। तो फीचर क्या होने चाहिए, मेडिकेशन के लिए रिमाइंडर, क्योंकि एल्डरली पीपल को समय समय पर उनको जो भी दवाओं की ज़रूरत है टाइमली उसको देना ज़रूरत है, और उसके लिए उनको याद दिलाने की ज़रूरत है। उनके हेल्थ को मॉनिटर और ट्रैक करने की ज़रूरत है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि कल को कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो तो कैसे उनके प्रिय लोगों को, दोस्तों को तुरंत बताया जा सके, बुलाया जा सके। सोशल कनेक्शन फीचर होना चाहिए, और कॉग्निटिव एक्सरसाइज होनी चाहिए, इस तरह के। ह्यूमन सेंटर एलिमेंट में आप देख सकते हैं लार्ज हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट, क्योंकि यूजली ओल्ड एज एल्डरली पीपल को देखने में समस्या हो सकती है, तो उस केस में आप लार्ज और हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं रादर देन इट्स अ क्लटर्ड इंटरफेस। अगर हम वॉइस कमांड बेस्ड इंटरफेस बनाएं तब तो और भी अच्छा है। उनको बोल लें कि सिंपल आप जो नेचुरल लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो बोलें और काम कर लें रादर देन लिखें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिमिलरली आप फिटनेस एंड वर्कआउट ऐप के लिए देख सकते हैं, जिसका पर्पस, फीचर, ह्यूमन सेंटर एलिमेंट हो सकते हैं। और इनके बियॉन्ड मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग डिज़ाइनर जो इसे में इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह के कंट्रीब्यूशन वो देंगे, आप इनको लिस्ट करें, सीखें, स्वयं करें और अपने सहपाठियों, दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें, जिससे कि आप एक अच्छा सा रनिंग ऐप, या जैसे इस केस में एक्सेसिबल फिटनेस वर्कआउट ऐप, और जैसा कि हमने पिछले स्लाइड्स में देखा एल्डरली केयर और केयर गिवर ऐप बना सकें। सिमिलरली आप देख सकते हैं कैसे मेंटल हेल्थ, वेलनेस, माइंडफुलनेस ऐप बनाने की ज़रूरत है। आज के टाइम पे अवसाद और इस तरह की जो दिक्कतें हैं, ख़ासतौर पे इस तरह की काफ़ी फास्ट मूविंग वर्ल्ड में ये काफ़ी उभरता जा रहा है। पहले शायद इतना नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग इसके द्वारा परेशान हैं। अगर हम उनको किसी भी तरीके से एक अच्छी ऐसी ऐप जो बना पाएँ या ऐसा सॉल्यूशन दे पाएँ जिसके माध्यम से वो अपने मेंटल वेलनेस को ध्यान में रखते हुए उसको और अच्छा कर सकें। अगर वो उनको किसी ज़रूरत उनको कोई ज़रूरत है तो प्रॉब्ली हम अपने इस ऐप के माध्यम से उसको उनके मित्र बन पाएँ, उनके हेल्प कर पाएँ, उनके जो प्रिय लोग हैं उनको बता पाएँ, अगेन विद द कंसेंट कि वो बता रखे हों, अलाउ कर रखे हों। डाइट एंड मील प्लानिंग ऐप, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि बहुत तेरे लोगों को इसकी समस्या से गुजरना पड़ रहा है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, डाइट, मील प्लानिंग। इस तरह से अगर हम ऐसा कोई ऐप बनाएं जो कि अगेन इसको आप और एडवांस बनाने के लिए और जटिल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए इसको और भी चीज़ों से कनेक्ट कर पाएँ, जैसे कि जो भी आपका डाइट है उसको आपके कैलेंडर से कनेक्ट करें,
उस डाइट को आपके लाइफस्टाइल से कनेक्ट करें, आपको रिमाइंडर दें, आपके वेयरेबल जो स्मार्ट वॉचेस हैं उनसे कनेक्ट करें, जो कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को भी थोड़ा सेंस करके आपके लाइफस्टाइल और बाकी चीज़ों को बताएं। तो एक बड़ा अच्छा जीवन आप दे सकते हैं जो आपके उपयोग करता है। तो इस तरह से जैसे मैंने बोला कि बहुतेरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं चाहूँगा कि आप अच्छा सीखने के लिए आप इन सारे ऐप्स को पढ़ें। सिमिलर टू दिस उनका पर्पस, फीचर, ह्यूमन सेंटर्ड एलिमेंट्स लिखें। साथ में जितने अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स और डिज़ाइन की ज़रूरत है आप उनके बारे में लिखें, वो किस तरीके से सहयोग देंगे, किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो आप यहाँ पे लिखिए, जिससे कि जो प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं आज नहीं तो कल वो आपको सोचने में मदद करे, आपको कैसे अपने जो यूज़र हैं, उपयोगकर्ता हैं, उनको जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, और जो लोग उसमें मदद कर सकते हैं उनको जानना है, और कैसे हम एक सिंपल इंट्यूटिव सिस्टम प्रोडक्ट बना सकें जिसको वो यूज़ कर सकें। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक एक तरह से आप इंटरेक्शन डिज़ाइन में देख सकते हैं। यूजर शुड बी इन्वॉल्व थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा तो है नहीं कि सीधे आपने सोचा और उनके लिए बना दिया और आप एक्सपेक्ट करें कि वो आपका जो आपने उत्पाद बनाया है, जो आपने सेवाएं बनाई है, उसको तुरंत यूज़ करने लगे। अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो आप उनके बारे में नहीं जान पाएंगे, उनकी ज़रूरतों के बारे में नहीं जान पाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं जान पाएंगे, उनके वीकनेस के बारे में नहीं जान पाएंगे। इसलिए बेटर है कि आप उनको इन्वॉल्व करिए थ्रू आउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक यूजेबिलिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस गोल नीड टू बी आइडेंटिफाइड। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक उपयोगिता या यूज़र एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान देना तो वो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है और उसको डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ सोचते हैं, लेकिन चूँकि हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते वो हमारे दिमाग से मिस हो जाती हैं। तो बेटर है, एक अच्छी आदत है कि आप जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ें सोच रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करें एंड एग्री टू एट द बिगनिंग। और जब चीज़ों को आप डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके लिए एक आसान हो जाएगा कि आपको पता है कि आपको फॉलो क्या करना है शुरुआत में, आपका एंड गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके आधार पे आप अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइनर्स हैं या लोग हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे और उनके लिए आप वैसी सेवा या उत्पाद बना पाएंगे। सो इट हेल्प्स डिज़ाइनर अंडरस्टैंड हाउ द डिज़ाइन इंटरेक्टिव प्रोडक्ट दैट फिट विथ व्हाट पीपल वांट, नीड एंड मे डिज़ायर। तो अगेन आप उनकी ज़रूरतों को, जो आपके उपयोगकर्ता हैं उनकी ज़रूरतों को भी कई लेवल में बांट सकते हैं। जैसे उनको चाहिए ही, मस्ट, रिक्वायर, तो वो फीचर होना ही चाहिए। शुड रिक्वायर मतलब अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इवन मे नॉट रिक्वायर या शुड नॉट बी रिक्वायर्ड, जो कि नहीं होना चाहिए या फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है। तो उन सब चीज़ों का भी आप ध्यान दे सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्ली ये सारे फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि हम वर्जन 1 में पहले डालेंगे, फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें बाद वाले में डालेंगे, डिपेंड्स ऑन जैसी ज़रूरतें हैं। अप्रिशिएट वन साइज डज नॉट फिट ऑल, ये सिंपल सी बात है। एक ही जूते हर किसी को थोड़ी फिट होते हैं, एक ही कपड़े सभी को फिट थोड़ी होते हैं, सबकी ज़रूरतें अलग हैं सबके। तो हमें जब भी हम कोई उत्पाद या सेवा बनाते हैं तो ये वहाँ भी यही सच्चाई लागू होती है। तो हमें उसी हिसाब से, टीनेजर्स आर वेरी डिफरेंट टू ग्रोन अप्स, अलग अलग यूज़र हो सकते हैं, अलग अलग बुद्धिमत्ता के लोग हो सकते हैं, अलग अलग एजुकेशन के लोग हो सकते हैं। तो उस तरीके से आपको अपना उत्पाद या सेवा बनानी पड़ेगी। आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट अजम्पशन दैट मे हैव अबाउट पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम अपने से लोगों के बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं कि हम ये जो बनाने वाले हैं ऐसा तो ऐसे लोग करते ही होंगे या उनकी ज़रूरतें तो ऐसी ही होंगी। एज्यूम्शन इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। आपकी धारणा गलत भी हो सकती है। अगर आपकी धारणा इटसेल्फ इज़ रॉन्ग, शुरुआत में ही आपकी धारणा गलत है, तो आप जो भी उत्पाद या सेवा बनाने जा रहे हैं वो सही नहीं होने वाली, वो गलत होंगी, वो उसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, वो फ्रस्ट्रेट होंगे। सो बी अवेयर ऑफ बोथ पीपल सेंसिटिविटी एंड देयर कैपेबिलिटीज़। तो कुछ लोग, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होते हैं।
सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, ताकत अलग होती है, तो उसी हिसाब से आपको उत्पाद और सेवा को भी उसी हिसाब से उनको मदद करना पड़ेगा। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कैसे एक हमें मानव केंद्रित उत्पाद या सेवा बनाने में मदद करते हैं। चलिए उनके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंक्लूसिविटी इज़ मोर अबाउट समावेशन, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समायोजित कर सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सेवा या उत्पाद को दे सकते हैं। सो डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट दैट कंसिडर डाइवर्स नीड ऑफ ऑल पोटेंशियल यूज़र, हमें उसमें भेदभाव नहीं करना है कि ये मेल है तो इसको देंगे, फीमेल को नहीं देंगे, ये एज के हिसाब से नहीं करना है कि यंग को देंगे, बूढ़े को नहीं देंगे, पढ़े लिखे हैं तो देंगे, अनपढ़ को नहीं देंगे। एक्सेसिबिलिटी इज़ मोर अबाउट सुलभता, जैसे कि मेकिंग प्रोडक्ट यूजेबल बाय पीपल ऑफ ऑल एबिलिटीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई डिसेबल है तो हम उसको बोल दें नहीं आप इसको या ये ऐप आप यूज़ नहीं कर सकते। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल गाइडलाइन दैट इंश्योर द प्रोडक्ट आर इंट्यूटिव, यूजेबल, इफेक्टिव फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ यूज़र। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल के माध्यम से हम इंक्लूसिविटी और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और इवन उनकी कोई कमियों को भी इग्नोर करते हुए उनको मदद करते हैं कि आप इस उत्पाद का या सेवा का भरपूर लाभ उठाएं और अपना कार्य कर पाएँ। सो गुड डिज़ाइन इज़ एक्सेसिबल डिज़ाइन। सो समावेशन की ज़रूरत क्यों है, कि इसका मतलब क्या है? यस, तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि चूँकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को समावेशित करना है, तो इट embraces diversity in race, gender, age, culture and abilities. So it create technology that reflects the need of a global audience. केवल आप एक तरह के लोगों पे केंद्रित न रख के आप बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। It increases the market and reach customer satisfaction by catering different demographics. इस तरह से देख सकते हैं हर तरह के लोग हैं, हर कल्चर के लोग हैं, हर एज के लोग हैं, अलग अलग तरीके से आप इंक्लूसिव बना रहे हैं। सो इन्हांसेस क्रिएटिविटी, इनोवेशन थ्रू द डाइवर्स पर्सपेक्टिव। सो डिज़ाइन फॉर द रियल वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट फॉर द आइडियल यूज़र, ऐसा नहीं होना चाहिए केवल एक आइडियल यूज़र के लिए बना रहे हैं। रियल वर्ल्ड में हर तरह के लोग हैं, आपको सभी को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद और सेवा का निर्माण करना चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जैसे हमने पहले बताया, तो ये डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी टू बी यूजेबल बाय द पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जैसे उनको अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, वो देखने वाली हो सकती हैं, सुनने वाली हो सकती हैं, या कुछ और फिज़िकल डिसेबिलिटी जैसे हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, कॉग्निटिव हो सकती हैं, न्यूरोलॉजिकल हो सकती हैं, अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो कैसे हम उनको इक्वल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन दे सकें, सर्विस का एक्सेस दे सकें और मौके का अवसर दे सकें। सो एड्रेसेस कॉमन एक्सेसिबिलिटी फीचर, जैसे कि हमने बताया कि स्क्रीन रीडर के थ्रू डिस्पाइट कि एक ब्लाइंड व्यक्ति नहीं देख सकता, वो वेबसाइट को पे स्क्रीन रीडर के माध्यम से सुन सकता है कि इस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सिमिलरली कैप्शनिंग के माध्यम से उसका लाभ उठा सकता है। कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो कलर कंट्रास्ट एडजस्टमेंट के माध्यम से उसका लाभ उठा सकता है। कीबोर्ड नेविगेशन वगैरह वगैरह के साथ उनकी लाभ उठा सकता है। और इन सब चीज़ों को करने के लिए काफ़ी मतलब गवर्नमेंट ने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग गाइडलाइन बना रखी है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं, हर तरह की डिसेबिलिटीज़ हैं, तो ये हमें पता है। तो क्या हम एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन बना सकते हैं जो इन तरह के लोगों को मदद कर पाए? तो WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन है, एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है फॉर डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, जिसको मैंडेटरी है लोगों को, जितने भी एक तरह से कई देशों में या कई एप्लीकेशंस के लिए, कि आप इनका फॉलो करें। एरिया एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन, जो कि एक्सेसिबिलिटी ऑन वेब कंटेंट और एप्लीकेशन को बढ़ाता है। सेक्शन 508 US, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी, जो कि आपको फॉलो करना होता है। यूनिवर्सल डिज़ाइन प्रिंसिपल, डिज़ाइन दैट यूजेबल बाय ऑल विदाउट नीड फॉर एनी अडेप्टेशन।
सो एक तरह से देख सकते हैं इंक्लूजन इज़ नॉट ब्रिंगिंग पीपल इन टू वॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, इट मेकिंग अ न्यू स्पेस, अ बेटर स्पेस फॉर एवरीवन। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। सो डिज़ाइन शुड बी वेरी क्लियर, इंट्यूटिव एंड मिनिमल कॉम्प्लेक्सिटी। अगर उसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना देंगे बहुत लोग तो वैसे ही नहीं समझ पाएंगे, तो जितना सिंपल रहेंगे सबको समझ में आएगा। कंसिस्टेंट होना चाहिए, सो कंसिस्टेंट लेआउट कंट्रोल रहेगा तो कॉग्निटिव ओवरलोड कम रहेगा, बहुत आसानी से लोग उसको समझ पाएंगे, वो एक्सपेक्ट कर पाएंगे क्या आने वाला है, क्या हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी अकोमोडेट डाइवर्स एबिलिटीज़ विद एडेप्टेबल इंटरफेस, तो जैसा लोगों की नीड हो उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। फीडबैक प्रोवाइड क्लियर फीडबैक फॉर यूज़र, जैसे अब मैं कोई भी एक्शन ले रहा हूँ तो उसका मुझे क्लियर फीडबैक होना चाहिए, मैंने जो एक्शन लिया वो अब क्या हो रहा है, मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्या हो रहा है। सो विजुअल, ऑडिटरी और हैप्टिक फीडबैक उनको मिलना चाहिए। एरर प्रिवेंशन एंड रिकवरी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यूज़र गलती ना करे, सब चीज़ें सिंपल क्लियर हों। लेकिन अगर कभी भी गलती से वो कोई मिस्टेक कर देते हैं, ए की बजाय बी बटन दबा देते हैं, कुछ हो जाता है, तो उसको रिकवरी का मौका देना चाहिए जिससे कि वापस वो पीछे आके फिर से उस चीज़ को कर सके। तो मिनिमाइज पोटेंशियल फॉर एरर्स एंड ऑफर इजी सॉल्यूशंस। सिमिलरली आप अलग अलग प्रैक्टिकल टिप्स देख सकते हैं कैसे आप एक्सेसिबल डिज़ाइन को बना सकते हैं जो भी आप उत्पाद या सेवा बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं BBC की वेबसाइट पे WCAG है, ये सब चीज़ें फॉलो होती हैं, तो ये सब चीज़ें वेबसाइट पे होती हैं। जैसे WCAG पे है ये BBC की वेबसाइट पे। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, सो यूज़ अल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस टू असिस्ट स्क्रीन रीडर्स, प्रोवाइड कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड नेविगेशन ऑप्शंस। तो इन शॉर्टकट के माध्यम से आप जो भी इंफॉर्मेशन सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इंश्योर एफिशिएंट कलर कंट्रास्ट फॉर रीडेबिलिटी, जैसे कि हमने बताया कि विजुअली कलर ब्लाइंडेड और प्रॉब्ली अलग अलग तरीके के लोग के लिए इस तरह की चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होंगी। इंक्लूज क्लोज कैप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर मल्टीमीडिया कंटेंट, अगर वो दूसरी भाषा में है तो ट्रांसक्रिप्शन या कैप्शन के माध्यम से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे आप एक अंग्रेज़ी पिक्चर देख रहे हैं और नीचे हिंदी में, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, नीचे हिंदी में सबटाइटल है, तो एक तरह से आप समझ पा रहे हैं हो क्या रहा है। सो डिज़ाइन फॉर स्केलेबिलिटी अलाउइंग यूज़र टू एडजस्ट एनी फॉन्ट साइज़ और जूम इन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर दें, फॉन्ट बड़ा कर लें, ट्रांसलेट कर लें, वो सब चीज़ें एक तरह से कर सकती हैं। तो एक्सेसिबल डिज़ाइन इज़ अ गुड डिज़ाइन, इट बेनिफिट्स एवरीवन। आई एग्री, आई होप आप भी इस बात से सहमत हैं। सो वाई डिज़ाइन फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स सबके लिए करेंगे तभी तो हम दुनिया में, अगर हम केवल अपने तक ही केंद्रित करें तो कैसे चलेगा काम। सो increases usability for everyone, not just people with disability, improve SEO, search engine optimization and digital visibility, ये मदद होती है आपको, आप अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, रेपुटेशन कर सकते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि देखो हम ऐसा नहीं कि केवल एक तरह के लोग को करते हैं, भले ही कोई डिसेबल है हम उसको सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मिनिमाइजेज रिस्क ऑफ लीगल इश्यूज रिलेटेड टू एक्सेसिबिलिटी नॉन कंप्लाइंट, जैसे कि मैंने बोला कि ढेर सारे स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस हैं और काफ़ी वेबसाइट और काफ़ी सर्विसेज या उत्पाद पे गवर्नमेंट तरफ से मैंडेटरी होता है कि इन चीज़ों को आपको करना है, तो अगर आप फॉलो नहीं करें तो गवर्नमेंट आपको पेनलाइज भी कर सकता है। ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज है तो गवर्नमेंट सर्विसेज तो हर तरह के लोग के लिए है, अगर आप किसी डिसेबल को किसी भी तरीके से उस इंफॉर्मेशन एक्सेस से रोकते हैं तो ये क्राइम है। तो अगेन, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि ये ज़रूरी है। सो इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि हम बात कर रहे थे इन समरी, सो इंक्लूसिविटी मेकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट अकोमोडेट द वाइडेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आपको अकोमोडेट करना है। इंक्लूसिव डिज़ाइन इज़ अ मेथोडोलॉजी दैट इनेबल्स एंड ड्रॉ ऑन फुल रेंज ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, सबको इंक्लूड करना है, कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन डिज़ाइन फॉर ऑल मेड अवेलेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ दियर डिसेबिलिटी, एजुकेशन, एज, इनकम वगैरह वगैरह, सबको दो, सबको किसी तरीके से उसका एक्सेस दो, इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दो। जरूरी नहीं कि हर किसी के पास आईफोन हो, बट ठीक है दूसरा फ़ोन हो जहाँ पे वो सारी चीज़ें आप दे रहे हो। एक्सेसिबिलिटी द एक्सटेंट टू विच एन इंटरैक्टिव प्रोडक्ट इज एक्सेसिबल बाई
as many as people as possible. तो accessibility is qualities that make experience open to all. हर किसी को उनके डिसेबिलिटी की वजह से आप उनको फिर भी वो सारे एक्सेस दे रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली दे रहे हो, तो वो हमें फोकस करना है. सो फोकस इज़ ऑन पीपल विद डिसेबिलिटी. फॉर इंस्टेंस दोज यूजिंग एंड्रॉयड OS और एप्पल वॉइस ओवर इस तरह से मदद करती है. तो एक तरह से आप देखोगे दोनों काफ़ी रिलेटेड हैं, बट अगर हम इनको रिलेट करना चाहें तो आप कह सकते हैं इंक्लूसिव डिज़ाइन इज़ अ प्रोसेस एंड एक्सेसिबिलिटी इज़ एन आउटकम. तो जैसे कि हम बात करते हैं अलग अलग डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो लेट्स ब्रीफली टॉक अबाउट डिफरेंट डिसेबिलिटी कुड बी. जैसे हम उनको सेंसरी इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ विज़न और हियरिंग. आप फिजिकल इम्पेयरमेंट हो सकते जैसे हैविंग लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ वन और मोर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है. कॉग्निटिव हो सकता है इंक्लूडिंग लर्निंग इम्पेयरमेंट और लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू ओल्ड एज और प्रॉब्ली किसी और वजह से. तो इस तरह से अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं. ईच टाइप कैन बी फर्दर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़. फॉर एग्जाम्पल समवन माइट हैव वन पेरिफेरल विजन, कुछ को कलर ब्लाइंड हो सकता है, कुछ को नो लाइट हो सकता है, अलग अलग तरीके से आप उसको फर्दर कैटेगराइज करके उनके हिसाब से उस पर काम कर सकते हैं. सो इम्पेयरमेंट कैन बी कैटेगराइज एज सिचुएशनल, परमानेंट एंड टेम्परेरी. तो जैसे इस केस में आप देख सकते हैं सिचुएशनल, जैसे आप ठंड में, बहुत ठंड होती है तो आप लिख नहीं पाते हैं, आप अपने जैकेट से अपना हाथ नहीं निकल पाते हैं, तो एक तरह से वो क्या है, वो एक तरह से कह सकते हो सिचुएशनल सिचुएशनल बेसिकली डिसेबिलिटीज़ हैं. आप शोर शराबे में चौराहे पे खड़े हो, हर तरफ से गाड़ियों की चिल्लो-पों हो रही है, तो आप अपने मित्र से फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो वो नहीं सुन पाता आपकी बातें. तो ये भी एक तरह से सिचुएशनल इम्पेयरमेंट कह सकते हैं. परमानेंट, जैसे फॉर इंस्टेंस लॉन्ग टर्म व्हील चेयर यूज़र, वो चल नहीं सकता, तो दैट इज़ मोर परमानेंट. टेम्परेरी, दैट इज़ आफ्टर एन एक्सीडेंट, आपके हाथ पे या फिर उंगली पे प्लास्टर लगा हुआ है तो उस समय आप हाथ नहीं यूज़ कर सकते, तो वो टेम्परेरी है. तो हर तरह की एक तरह से इम्पेयरमेंट है और आपको कैसे उनको बेनिफिट करना है. सो डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, बट हमें उसको कैसे उसको उसकी वजह से उनको लिमिट नहीं करना है, और आप जैसे जितना अच्छा कर सकते हैं करिए. जैसे डिसेबिलिटीज़ बेसिकली कैन बी इन दिस केस, आप देख सकते हैं ये बहुत ही पॉपुलर स्प्रिंटर हैं ऑस्कर पिस्टोरियस, और एक तरह से देख सकते हैं इनके पास पैर नहीं है बट ये रनिंग कर रहे हैं, ये ब्लेड रनर कहे जाते हैं. सो नाउ पीपल कैन रिफर वेयरिंग देयर व्हील्स रादर देन यूजिंग अ व्हील. तो इस तरीके से आप अपने जो यूज़र्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, ये देखना है. तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग डिसेबिलिटीज़ जो हैं, आप उनके हिसाब से जो कार्य करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए यहाँ पे मेंशन है, आप इनको डिटेल में और देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे इन केस ऑफ लो विज़न हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए. स्क्रीन रीडर के केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग के केस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. डिसलेक्सिया हुआ, चाहे फिजिकल और मोटर डिसेबिलिटीज़ हुआ, या ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम हुआ, तो ये ढेर सारे डिसेबिलिटीज़ हैं. आप इनको देख सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग जो चेंजेस हैं, करस्पॉन्डिंग जो डिज़ाइन है आपके उत्पाद और सेवा में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. कल्चरल डिफरेंसेस इन डिज़ाइन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी सेवा या उत्पाद बनाते हैं तो उसको अलग अलग डेमोग्राफिक, अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग यूज़ करते हैं. तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह अलग है तो आपको उसी के हिसाब से उसको अपडेट या चेंज करना पड़ेगा. जैसे अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. सो कलर होल्ड्स डिफरेंट मीनिंग अक्रॉस कल्चर. सो कुछ कलर्स को कुछ जगह पॉजिटिव माना जाता है, सेम कलर को दूसरी जगह नेगेटिव माना जाता है. कुछ जगह कुछ निशान को आप कह सकते हैं कि बोला जाता है हाँ सेलेक्ट किया, कुछ को नहीं. जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ कंट्रीज़ में अगर आपको गिवन ये ऑप्शन है सेलेक्ट करना है तो आप इसको क्रॉस करते हैं. कुछ कंट्रीज़ में क्रॉस की जगह उसको टिक करते हैं. तो इसेंशियली दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन कल्चर के हिसाब से अगर हम उसको अपडेट करें तो उसको समझना आसान होगा. सो जैसे जापान के केस में अगर आपको कोई चीज़ मार्क करनी हो तो ऐसे क्रॉस करते हैं. इंडिया में ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है
आप टिक मार्क करते हैं। सो सिमिलरली कलर के केस में जैसे हम बात कर रहे थे वेस्टर्न में, सो वाइट इज़ अ प्योरिटी, रेड इज़ अ पैशन, बट ईस्टर्न में कैन सिंपथाइज, वाइट कैन सिंबलाइज मॉर्निंग एंड रेड कैन बी साइन ऑफ लक। अगेन अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे थम्स अप इज पॉजिटिव इन वेस्ट बट ऑफेंसिव पार्ट है प्रॉब्लम इन द मिडिल ईस्ट। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अगर आप का उत्पाद या सेवा एक से ज़्यादा जगह पर यूज़ किया जाएगा तो कल्चर के हिसाब से उसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो बेस्ड ऑन द योर यूज़र्स। सो ढेर सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है, कंबाइन किया गया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंक्लूसिव डिज़ाइन है, एप्पल का एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है, government.uk जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर है, WCAG गाइडलाइंस को फॉलो किया गया है। सो इफ़ यू डिज़ाइन फॉर एवरीवन कैन बेनिफिट। तो सभी की हेल्प करते हैं, सभी के लिए आगे बढ़ते हैं, सभी के लिए कार्य करते हैं। सो कॉमन चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम देम। सो बैलेंसिंग एस्थेटिक्स एंड एक्सेसिबिलिटी आसान तो नहीं है, तो वो चीज़ें हमें सीखनी है। एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स यूज़र बेस विदाउट मेकिंग कंप्रोमाइजेस, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई समझौता करना पड़ता है कि आप कैसे आप एक मध्य बिंदु तक पहुँचे जिससे कि आप सबकी मदद कर पाएँ और सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर पाएँ। कीपिंग अप द इवॉल्विंग स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, समय के साथ जो तकनीकी और स्टैंडर्ड गाइडलाइन बढ़ रहे हैं कैसे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। बजट कंस्ट्रेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि एक तरह से ये करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बजट और एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी आप एक एस्पेक्ट है। सो नथिंग अबाउट अस विदाउट अस, सो दैट इज़ अबाउट डिसेबिलिटी राइट्स। सो व्हाट नेक्स्ट इन इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, आगे और क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केस में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज़माने में, सो नाउ AI पावर्ड एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है, जहाँ पे मशीन लर्निंग का यूज़ करके हम एक्सेसिबिलिटी आउटकम के चेक्स को और क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के एडेप्टिव इंटरफेसेस को AR और VR के द्वारा हम एक्सेसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉइस इंटरफेस और नेचुरल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से हम इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का उत्पादन कर रहे हैं। क्रॉस कल्चर डिज़ाइन हम बना रहे हैं, क्रॉस लैंग्वेज डिज़ाइन बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। So designing a better world for everyone. So inclusivity and accessibility are essential to reaching a broader audience. Good design improves usability, satisfaction and overall user experience. तो इसलिए हमें डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इंश्योर क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड कीप इवॉल्विंग न्यू ट्रेंड्स टू मीट द नीड ऑफ ऑल यूज़र्स। तो ये बातों का हमें ध्यान देते हुए हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल की तरफ, जो कि हमें बताता है कि हमें कैसे विजिबिलिटी, फीडबैक, कंस्ट्रेंट, कंसिस्टेंसी एंड अफोर्डेंस को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पाद और सेवा का निर्माण करना है। सो डिज़ाइन प्रिंसिपल बेसिकली हमें जनरलाइज करता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थिंकिंग अबाउट मेकिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिज़ाइन, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इंटरेक्शन डिज़ाइन में, what to provide and what not to provide at the interface, इंटरफेस हमारा कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, एंड डिराइव फ्रॉम अ मिक्स ऑफ थ्योरी बेस्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड कॉमन सेंस। तो अगर हम अलग अलग तरीके के डिज़ाइनर्स, एक्सपीरियंस, इन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, तो वो हम देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से चलिए हम डिज़ाइन प्रिंसिपल के की प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं एक के बाद एक। पहला है विजिबिलिटी, दृश्यता, जिसको बहुत आसानी से खोजा जा सके। सो ये बेसिकली इंश्योर करता है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, फीचर एंड एक्शंस आर बहुत आसानी से दिख जाए। जैसे अगर हम एक रेलवे टिकट बुक कर रहे हैं, IRCTC की ऐप पे जा रहे हैं, तो बहुत आसानी से हमें मिल जाए सोर्स, कहाँ से जाना है, कहाँ को जाना है, डेस्टिनेशन, किस डेट पे जाना है और किस तरह की सीट। तो ये बहुत आसानी से चीज़ें तुरंत सेलेक्ट होनी चाहिए, सामने होनी चाहिए और कर सकें। इस तरह के आप और भी एप्लीकेशंस अपने व्यवहारिक जीवन में देख सकते हैं।
कितनी आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी तुरंत हो पा, जैसे हम डिजिटल पेमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर आपको किसी पे करना है कितनी आसानी से आपको QR कोड का ऑप्शन मिलता है या नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है जैसे कि आप पैसे भेज सकें। Why it matters? Because यूज़र शुड नॉट हैव टू सर्च फॉर, अब जैसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं तुरंत देखनी चाहिए, उसको खोजने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा आसानी से, बहुत आसानी से मिल जाए। तो ये इसलिए मैटर करता है, क्योंकि अगर उसको ढूंढने में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र उपयोगकर्ता के जो अनुभव को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली ये देखना चाहिए कि हम अपने जो उपयोगकर्ता है उसको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे सकें, वो करना है। की टिप्स यहाँ पे ये हैं, प्लेस क्रूशियल फंक्शंस वेयर यूज़र एक्सपेक्ट देम, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है वहाँ पे हो। यूज़ क्लियर लेबल्स एंड आइकन्स फॉर इजी रिकॉग्निशन, और मेक नेविगेशन पाथ्स एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंट्यूटिव। तो बड़ी अच्छी बात स्टीव क्रुग ने बोली है, द बेस्ट वे टू फाइंड समथिंग इज़ टू मेक इट विजिबल। राइट, सामने हो, विजिबल हो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो बहुत आसानी से वो अपने सारे काम को कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विजिबिलिटी, वाई कॉम्बिनेटर, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा। वाई कॉम्बिनेटर एक कह सकते हैं VC बेस्ड फर्म है, वेंचर कैपिटल बेस्ड फर्म है, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास अगर नवाचार का कोई विचार है, आपके पास कोई आइडिया है, आप कोई कंपनी बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, फंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप वाई कॉम्बिनेटर में अपने आइडिया के साथ अप्रोच कर सकते हैं और पैसे उनसे मांग सकते हैं। तो कैसे? तो पहला विचार आपके पास वाई कॉम्बिनेटर को लेके आता है, अप्लाई गेट द फंड वॉट एवर। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर आपको क्या, मतलब अप्लाई दिख रहा है, तो क्या आप तुरंत अप्लाई देख पा रहे हैं? तो जैसे मुझे तुरंत अप्लाई दिख गया, तुरंत अप्लाई टू VC दिख गया। ये VC फंड कितना सक्सेसफुल है ये मैं देखना, तुरंत इसने देखो दिखा दिया कि देखो 5000 स्टार्टअप को मैंने फंड किया हुआ है, $600 बिलियन हमने अभी तक टोटल किया है, और ढेर सारे इसमें YC कंपनी सपोर्टेड कंपनीज हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे Airbnb, मुझे ढेर सारे कंपनीज का नाम सुना होगा, लेकिन Airbnb वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट वाई कॉम्बिनेटर का है। और चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम एल्टमैन, ये वन ऑफ द इनिशियल पर्सन है जो वाई कॉम्बिनेटर में इन्वॉल्व थे। तो Airbnb में अगर हम इनके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्होंने शुरुआत में Airbnb को $20,000, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दिया था, 20,000 USD दिया था। अगर हम इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो आज के टाइम पे ये करीब 15 साल में करीब 1.5 लाख गुना इनको फ़ायदा हुआ है। अगर इसकी वैल्यूएशन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक सेवरल बिलियंस है, और इस 20,000 को इनके जो इक्विटी थी आई थिंक 5% थी, उसके हिसाब से निकालें तो इस 20,000 की वैल्यू आज के टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नियरली $5 बिलियन है। तो $20,000 दे के $5 बिलियन आज के टाइम पे 15 साल में एक तरह से इनका बना। फीडबैक, जैसा फीडबैक की हम बात कर रहे हैं, जब भी आप कोई एक्शन ले तुरंत आपको कोई प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए कि हमने जो किया सिस्टम उसको प्रोसेस कर रहा है। तो स्पष्ट, ये पहली बात तो ये स्पष्ट और त्वरित होना, तुरंत पता चलना चाहिए। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं, जैसे ही इसने इस बटन को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक फीडबैक का कलर चेंज हुआ, साइज़ छोटा बड़ा हुआ, और हो सकता है कि कुछ आवाज़ भी आए। अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक वाइब्रेशन हैप्टिक भी मिले। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तुरंत आपके उपयोगकर्ता को पता चला कुछ तो हुआ, आपने जो एक्शन दिया कुछ तो अब उस पर हो रहा है, देन यू कैन वेट। अदरवाइज आप क्या होगा, अगर कोई आपको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी तो आप बटन को बार बार दबाते जाओगे और सिस्टम हैंग हो जाएगा, राइट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि फीडबैक प्रोवाइड्स यूजर्स विथ इमीडिएट रिस्पॉन्स और अपडेट्स ऑन दियर एक्शंस एंड इन्फॉर्मिंग देम ऑफ द रिजल्ट। तो टाइमली फीडबैक की बहुत ज़रूरत है। और की टिप्स इसमें देखिए, जैसे है की विजुअल, ऑडिटरी और हैप्टिक फीडबैक, अलग अलग तरह के जो फीडबैक हो सकते हैं आप दीजिए। ऑडिटरी सुना के, दिखा के, वाइब्रेशन से। प्रोवाइड लोडिंग इंडिकेटर ऑफ फॉर लॉन्गर प्रोसेस, कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें समय लेती हैं प्रोसेस में। जैसे आज के टाइम पे अगर ChatGPT को आपने कोई
काम दिया, अगर बड़ा काम है तो वो समय लगेगा उसको। टेक्स्ट टू इमेज जैसे आज के टाइम पे बड़ा पॉपुलर हो रहा है, आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया, आप उसको इमेज जनरेट करना है, तो अगेन वो ऐसा नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दे देगा जैसे गूगल सर्च में होता है, उसको कुछ सेकंड्स लगेंगे तो दिखाएगा कि हम प्रोसेस कर रहे हैं। डिस्प्ले कंफर्मेशन मैसेज फॉर कॉम्प्लिकेटेड एक्शंस, कुछ आप उसको अगर समय लग रहा है तो आप कंफर्मेशन मैसेज दिए, ठीक है वी रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, वंस प्रॉब्ली वी आर डन विल लेट यू नो एंड सो ऑन। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट वॉट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिज़ाइन इज़ हाउ इट वर्क्स, स्टीव जॉब्स ने बोला था। अगला है कंस्ट्रेंट नेविगेशन। अब यहाँ पे ढेर सारी बाधाएं नेविगेशन की होती हैं, जैसे ऐसा तो है नहीं कि आप सारी चीज़ एक साथ कर पाएँ। जैसे इसमें देखिए कट कॉपी एक तरह से डिसेबल कर रखा है नहीं, और बाकी चीज़ इनेबल कर रखा है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं कि एक तरह से आपको लिमिट कर रहा है कि ठीक है अभी आप कट कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि उस तक आप ऑलरेडी कॉपी कर रखे हों, तो उसके लिए यहाँ पे केवल पेस्ट का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप पेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ढेर सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे, जब आप मेनू में अलग अलग ऑप्शन में जाते हैं तो सारी चीज़ें एक साथ इनेबल नहीं होती, डिपेंड ऑन आप किस सिचुएशन में हैं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो डेफिनेशन इसका यही है, कंस्ट्रेंट लिमिट द यूज़र ऑप्शन टू गाइड करेक्ट यूजेज एंड प्रिवेंट एरर। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि आप यूज़र को गलती करने से बचाते हैं एंड एडिंग स्मूथ नेविगेशन। तो इसके देखिए टिप्स ये हैं कि ग्रे आउट और हाइड अनअवेलेबल ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पे किया गया है। यूज़ क्लियर लेबल्स एंड डिसेबल बटन्स व्हेन एक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जैसे आप इस चीज़ों को भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। कीप नेविगेशन पाथ्स क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि गलती के चांस ना हो। कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सडन चेंजेस इमीडिएट बड़े चेंजेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका खुद का यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा और आपके जो उत्पाद है या सेवा को यूज़ करना भी बंद कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे कंसिस्टेंसी का देख सकते हैं। पहले जीमेल का लोगो ऐसा था, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अचानक से ह्यूज चेंज कर दिया, अभी भी देखिए सिमिलर दिख रहा है। कैलेंडर के केस में भी ऐसा ही दिख रहा है, गूगल ड्राइव के केस में भी ऐसा ही दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे केस में देख रहे हैं कि पेटीएम का 2 ऑप्शन है, एक बाइक इंश्योरेंस का, एक कार इंश्योरेंस का, तो एक तरह से देख रहे हैं काफ़ी सिमिलर है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने जो उपयोगकर्ता हैं उनको कंफ्यूज नहीं करेंगे, उनको और सुगमता देंगे अपने ऐप और सर्विस को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ मेन टिप्स आप देख सकते हैं। मेंटेन कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ यूज़ ऑफ कलर, फॉन्ट्स, आइकन, लेआउट, स्टिक टू द एस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन फॉर एलिमेंट्स लाइक बटन्स एंड मेनूज। ऐसा नहीं आप उनको अचानक से कम्प्लीटली चेंज कर दें। प्रोवाइड एन यूनिफाइड लुक एंड फील थ्रू अ प्रोडक्ट। अफोर्डेंस, जैसे बड़े आसानी से आपको एक तरह से सांकेतिक उपयोगिता उसकी दिखे। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा वेब पेज पे अगर ढेर सारे कंटेंट हैं जो कि एक स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इस एलिवेटर बटन के माध्यम से ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये एक तरह से खुद से सांकेतिक आपको बता रहा है कि इस पर क्लिक करोगे ऊपर जाएगा, इस पर क्लिक करोगे नीचे जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए सांकेतिक है कि इस पर क्लिक करोगे तो प्ले होगा, इस पर क्लिक करोगे तो फॉरवर्ड होगा, इस पर करोगे तो बैकवर्ड होगा, इस पर करोगे तो पॉज होगा, इस पर स्टॉप होगा, इस पर रिकॉर्ड होगा, जो भी है। तो एक तरह से ये तुरंत खुद सांकेतिक आपको बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ज़्यादा कुछ डिटेल दिए बिना। तो डेफिनेशन एक तरह से आप देख सकते हैं, अफोर्डेंस आर द क्यूज़, एक तरह से आपके पास ये क्यूज़ इंडिकेटर हैं जो कि बताते हैं कि हाउ एन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट शुड बी यूज्ड एंड मेकिंग इंटरेक्शन इंट्यूटिव। तो की टिप्स देखिए यहाँ पे है कि बटन शुड लुक क्लिकेबल, स्लाइडर्स ड्रैगेबल, यूज़ विजुअल क्यूज टू गाइड यूज़र इंटरेक्शन, शैडो, कीप फंक्शंस क्लियर इंट्यूटिव विदाउट इंस्ट्रक्शन। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इन समरी, interaction design is concerned with designing interactive products to support how people communicate and interact in their real life with these products। तो ये इस पर भी ध्यान देता है कैसे हम एक क्वालिटी यूज़र एक्सपीरियंस अनुभव को, जो भी हम सेवा या उत्पाद बना रहे हैं, हम कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो आपके उपयोग करता है और इंटरेक्टिव प्रोडक्ट के बीच में, उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ इंटरडिपेंडेंट फैक्टर्स इंक्लूडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूज़, टाइप्स, यूज़र एक्सपीरियंस गोल, कल्चरल डिफरेंसेस, यूज़र ग्रुप्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, सच एज फीडबैक, सिंप्लिसिटी आर यूजफुल ह्यूरिस्टिक्स फॉर इन्फॉर्मिंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग। हमने
इंक्लूसिविटी एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात की और हमने बताया कि when inclusivity and accessibility and solid design principles are applied together, they create product that are not only usable, ऐसा केवल उपयोगिता के लायक नहीं होता है, बल्कि वह उससे भी ज़्यादा जो उसके यूज़र्स हैं सभी के लिए एम्पावरिंग होता है, वेलकमिंग होता है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब एडिशनल मटेरियल में हमारे पास एक ट्यूटोरियल होगा, डेमो होगा और एक पैनल डिस्कशन होगा। और फॉर फर्दर रीडिंग्स आप ये अलग अलग माध्यमों पे, अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं और इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीक का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।